नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और क्रिकेट कीड़ा हम स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो शो है पूरी तरह से क्रिकेट पर बेस्ड होगा और जो मौजूदा घटनाक्रम है उस पर सीधी बात होगी और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स राइटर अभिषेक त्रिपाठी जी हैं और मेरे साथ स्टूडियो में जो कंटेंट टीम देखते हैं उनकी टीम के जो मेंबर उनके जो लीड हैं अभिषेक जी, वो दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और इत्तेफाक से दोनों अभिषेक एक साथ एक शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। तो दर्शकों के लिए बता दें कि जो टीम इंडिया है इस वक्त न्यूजीलैंड की सिरात के खिलाफ जो है ओडीआई सीरीज खेल रही है। तीसरा ओडीआई मुकाबला जो है संडे को 18 तारीख को खेला जाना है और इससे पहले जो सीरीज का हाल है वो इस हिसाब से है कि 1-1 की सीरीज की जो बराबरी पर खड़ी है पूरी सीरीज। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हम घरेलू मैदानों पर भी लगातार मैच हार रहे हैं और इसके पूरे डिस्कशन की जो एक लाइन अगर बोलें तो ये है कि हमारी जो टीम है घर में ही लगातार हार पर हार झेल रही है और इसका पीछे जिम्मेदार कौन है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सर, मेरा सीधा रुख अभिषेक सर आपके सामने रहेगा कि जो टीम इंडिया है, पहले बोला जाता था कि घर के शेर हैं, बाद में हमने उस चीज को और निखारा, अपने खेल में प्रदर्शन में थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म को और बढ़ाया। उसके बाद हम विदेशों में जीतना शुरू हुए और अब हाल ये आ गया कि अब हम अपने ही घर में हारने लगे हैं। उल्टा डिसीजन हो गया, एक तरह से उल्टा उसका इफेक्ट दिखने लगा है। क्या वजह आपके हिसाब से आपको लगती है, टीम में क्या गलत हो रहा है फिलहाल? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। जो समझदारी थी, जो एक कॉम्बिनेशन था, उसको ऊपर थोड़ा असर पड़ा हुआ है। ऑलराउंडरों पे अत्यधिक भरोसे से असर पड़ा हुआ है और कुछ सिलेक्शन जो हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाएगा तो वो बेहतर होगा। और अभी आपके पास समय है क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इस साल भारत में हो रहा है, 2027 में वनडे वर्ल्ड कप है जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो ये दो आईसीसी टूर्नामेंट आपको जीतने बहुत जरूरी हैं, खासतौर से वनडे वाला। आपने पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती है, आपने T20 विश्व कप जीता है, तो उस रिदम को बरकरार रखना है। मुझे लगता है जो प्रणाली है, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग की प्रणाली है उसको लेकर थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, थोड़े से बदलाव की जरूरत है। गौतम गंभीर बेटर कर रहा है, गौतम गंभीर टीम की जीत के लिए आगे जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। बेहतर तो करने की जरूरत है सर, लेकिन आपको लगता है कि कुछ जो डिसीजंस हैं वो गलत हो रहे हैं, चाहे वो पिच को रीड करना हो या फिर जो प्लेइंग 11 है उसका सही चुनाव करना हो, या फिर अगर सिलेक्टर्स के मायने से देखें तो एक अच्छी टीम चुन के देना जिसमें से बेहतर 11 खिलाड़ी चुने जा सकें। क्या ये एक वजह है या फिर जो अप्रोच है खिलाड़ियों की, या फिर यूं कहें कि अपनी जो स्पोर्ट है उसे खोने का डर है, क्या ये एक बड़ी वजह है सर? देखिए, अगर आप टेस्ट मैच की बात करोगे तो टेस्ट मैच में टीम सही थी। अगर बैट्समैन रन ही नहीं बनाएंगे, घर पे रन नहीं बनाओगे, आप साउथ अफ्रीका से हारे, आप न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे, तो घर में अगर स्पिन ट्रैक मिल रहा है, भारतीय टीम को माना जाता था कि वो स्पिन के अच्छे बल्लेबाज भारत में होते हैं, लेकिन अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली खेलना तो बल्लेबाज को है, सिलेक्टर या कोचेस तो खेलने नहीं जाएंगे, वो तो खाली आपको सिखा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो वहां तक देखा जाए तो प्लेयर्स की गलती है। लेकिन अगर वनडे टीम की बात की जाए, T20 की बात की जाए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अप्रोच बदलने की जरूरत है। जो बेस्ट आपके पास है उसको उतारो, ना कि ऑलराउंडर के भरोसे में आप बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर उतार रहे हो। तो बिल्कुल ज़रूरत तो है ही बिट्स एंड पीसीज जो प्लेयर्स हैं वो ना हो, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हो या फिर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हो। अभिषेक, आपको लगता है कि ये जो वजह अभिषेक सर गिनवा रहे हैं कि ये अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, क्या ये एक वजह आपको समझ में आती है या फिर आपको कोई और कारण समझ में आता है इसके पीछे, चाहे वो फिलोसफी की बात हो, टीम अप्रोच की बात हो या फिर बेटर सिलेक्शन की बात हो? क्या वजह आपको नज़र आती है कि हम अपने ही घर में ही सीरीज़ नहीं जीत पा रहे? हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ थी पूरे वाइट वॉश हो गया, तो उस हिसाब से, और ये जो वनडे सीरीज़ है इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ अब ये बराबरी पर खड़ी है। देखिए, गौतम गंभीर के जो मार्गदर्शन में टीम जैसा परफॉर्मेंस कर रही है तो युवा है, थोड़ा सा समय लेने की ज़रूरत भी है और
मुझे लगता है कि टीम में जो खिलाड़ी हैं उन्हें पहले तो एक कॉन्फिडेंस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक ये देखने में आया है कि खिलाड़ियों ने अपने कंधे मतलब जिसको बोलते हैं झुका दिए हैं तो वही एक बड़ा कारण बना है कि टीम आज की तारीख में घर में हार रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा आउट हो रहे हैं। जो एक समय हमारी बैटिंग की ताकत हुआ करती थी कि हम दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेयर्स थे जो स्पिनर्स को बहुत अच्छे से स्पिनर्स का बहुत अच्छे से सामना करते थे, अब इसकी कमी खेल रही है। फिर आप देख सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट, जैसे अभिषेक सर ने भी कहा कि स्पेशलिस्ट प्लेयर्स जो हैं उसकी कमी हमें बहुत ज़्यादा खेल रही है। हम ऑलराउंडर्स पे निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं विश्वास जता रहे हैं या उन पे ही हम भरोसा जता रहे हैं कि हमें ऑलराउंडर्स मैच निकाल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बल्लेबाज चाहिए, आपको फिर ऑलराउंडर चाहिए, फिर आपको स्पिनर्स प्रॉपर चाहिए, फिर प्रॉपर तेज गेंदबाज चाहिए, तभी एक टीम का जो संयोजन होता है वो एक बेहतर बनता है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीम के पास एक ऑफ स्पिनर की कमी है, टीम के पास जो मिडिल ऑर्डर में कोई संभालने वाला बल्लेबाज नहीं है, एक अच्छे मैच फिनिशर की तलाश है। ऐसे कई सवाल अभी सामने आते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैचेस आगे जाते जा रहे हैं ऐसे कई सवाल आते जा रहे हैं कि हर बार हमें कुछ नया जानने को मिलता है कि गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में आखिर टीम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। तो ये जो सवालों की झड़ी है ये इसलिए भी ख़त्म नहीं हो पा रही है क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन बार बार बदलते जा रहा है, हम एक के बाद एक किसी और पे भरोसा जता रहे हैं। तो ऐसे में चीज़ें बार बार बदल रही हैं और नतीजे आपके सामने हैं जो संतुष्टिदायक नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम को घर का शेर कहा जाता है, तो वो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है कि लगातार उन्होंने मतलब एक छत्र राज किया है बाकायदा, कि विरोधी टीम को कोई मौका ही नहीं दिया है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, हम घरेलू मैदान पे ही संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हमारी टीम के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं, अगर वो दम से परफॉर्मेंस ना करें तो फिर उसके बाद टीम पूरी ढह जाती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। हर एक खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी होती है। ये कई दफ़ा कहा गया कि कप्तान शुभमन गिल की तरफ से या कोच की तरफ से ये चीज़ कई बार सामने आ चुकी है कि खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी पता है, लेकिन हर मैच के बाद सवाल ये उठता है कि कौन खिलाड़ी आखिर जिम्मेदार है, क्योंकि जिस पर जिम्मेदारी आती है वो दबाव में बिखर जाता है। तो ऐसी चीज़ें आगे आपके 2 बड़े टूर्नामेंट आने हैं, आप चलिए T20 वर्ल्ड कप के लिए फिर भी तैयार नज़र आ रहे हैं, लेकिन वनडे में आपके हालात बहुत ज़्यादा अभी सुधार की ज़रूरत लग रही है। आपको अपना एक पूल बनाना पड़ेगा प्लेयर्स का कि आप उन्हीं में से सिलेक्शन करेंगे। और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो वनडे की टीम है उसका ऐसा पूल तैयार हो गया है, जैसे कि हम 2011 वर्ल्ड कप के बाद से देखते आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाई हो कि हाँ ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं, इनके साथ हमें आगे जाना है। अभी हमें ये नहीं पता है कि वो मास्टर स्ट्रोक कौन सा प्लेयर रहेगा जिस पर हम निर्भर हो सकते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी हर बार हमें निकाल कर आप बाहर ले जाएंगे। ऐसे ट्रस्टवर्दी प्लेयर्स की कमी खल रही है टीम को। देखो, विश्वास तो कुछ खिलाड़ियों ने जताया भी है इन सब पूरे डिस्कशन के दौरान हम बात करें तो। सर अभिषेक सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कप्तानी की जो बात की, टीम को लीड एक ऐसा बंदा करे जो कि अपने बल्ले से रन बनाए, अगर वो गेंदबाज है तो विकेट निकाल के दे, और अगर वो दोनों में ही कंट्रीब्यूशन थे तो वो और भी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी जाने के बाद इस टीम के पास नेतृत्व की कमी नजर आती है? आपको क्या वो दम नजर आता है जो टीम इंडिया के कप्तान में होना चाहिए? क्या उस कसौटी पर शुभमन गिल खरे उतरते हैं आपके हिसाब से? शुभमन गिल पूरी तरीके से एलिजिबल है, उनका वनडे में सबसे अच्छा रन भी है, वनडे में वो उनका बेस्ट फॉर्मेट भी है। और आप कह रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी, तो एक दिन तो कप्तानी जानी ही होती है। आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल होता है आप उसी में से कैप्टन बनाते हो। तो मुझे लगता है कि वनडे की अगर बात करें तो बेस्ट अवेलेबल जो है वो शुभमन गिल ही है। जहां तक उनकी बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना जाने पे ये हुआ, तो रोहित शर्मा विराट कोहली अभी भी टीम में है, तो वो पीछे से आपको बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई कैप्टन नहीं है तो वो कैप्टन से बात नहीं करता, वो आइडिया नहीं देता, वो जानकारी नहीं देता। तो उन्होंने पूरी जानकारी दी और उन्होंने पूरा चीजें बताई भी हैं, और वो मुझे लगता है ग्राउंड में मदद भी करते हैं। गिल के ऊपर थोड़ा सा विश्वास जताया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मैच हुए नहीं है। वनडे फॉर्मेट, वनडे का वर्ल्ड कप अगले साल है,
थोड़ा सा चांस उन्हें देने की जरूरत है। और जहां तक आप रोहित की बात करो तो रोहित ने भी वनडे का कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है, और विराट कोहली ने भी, उनकी भी कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप हम जीते नहीं है। तो अभी गिल ने है, रोहित और विराट ओवरऑल अच्छे कप्तान रहे हैं। विराट के नाम पर कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है एज ए कैप्टन। रोहित शर्मा ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं एज ए कैप्टन। तो ये आप सिनेरियो देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि अभी गिल के ऊपर कोई भी गिल की कप्तानी पे अभी सवाल उठाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। उनको 1-2 आईसीसी टूर्नामेंट देने चाहिए एज ए कैप्टन। अभी उन्होंने एज ए कैप्टन एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेला है। तो 1-2 टूर्नामेंट जब वो करेंगे, वहां पे देखेंगे बड़ी टीमें आती हैं, वहां पे कैसे परफॉर्म करते हैं, जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं वहां के परफॉर्मेंस से मुझे लगता है कैप्टन का आकलन करना चाहिए। खैर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सर, अगर अभिषेक जी, अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो एक खिलाड़ी बल्ले से कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लीजिए शतक बना रहा है, लेकिन एज अ कैप्टन आपको टीम को लीड करना है। आपको लगता है कि शुभमन गिल वैसा लीड कर पा रहे हैं? मतलब सब कब जो है आपको बॉलिंग चेंजेस करने हैं, कौन सी फील्डिंग सेट करनी है, कब आपको अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना है, क्या वो बेटर कर पा रहे हैं, या फिर आपको भी उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, कुछ और ही कारण नजर आता है इस पूरी हार के पीछे? देखिए उसमें थोड़ा सा तो समय लगेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वहाँ पर दबाव की स्थिति अलग होती है। गिल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें एक्सपीरियंस प्लेयर जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका वनडे में साथ मिल रहा है, तो उन्हें बताते चल रहे हैं, वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि कब बॉलिंग चेंजेस करने हैं, क्या करने हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों की कमी ज़्यादा नज़र आ रही है कि अगर बॉलिंग चेंजेस किए हैं तब वहाँ पर क्रूशल टाइम पर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर बैट्समैन पे किसी पे जिम्मेदारी दी है तो वहाँ पर कितनी जल्दी स्ट्राइक रोटेट करनी है, कितनी बॉल्स के साथ में आपको रन रेट कैसे मेंटेन करना है, ये सब कमियां निकल कर आ रही हैं। तो इसमें कप्तान को दोषी ठहरा देना या कप्तान पर सारी जिम्मेदारी डाल देना, यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर बार बार सवाल जो उठ रहा है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के चयन पर उठेगा कि आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या आपके मन में वो क्लियर है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। ये चीज़ें अभी तक जो पिछले अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से देखें तो जो अगली 3 से 4 सीरीज हुई है उसमें ये कुछ सवाल जरूर उठ कर आए हैं। इसी कड़ी में मेरा बस एक सवाल ये था कि अभिषेक सर, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहना चाहिए था, या जो बदलाव किया गया है यह बिल्कुल सही फैसला लिया कि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी वनडे और टेस्ट कैप्टनसी सौंप दी गई? नहीं, जिस समय ये फैसला लिया गया उस समय के अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल सही फैसला लिया गया था। उस समय विराट कोहली और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के एक मैच में उनको ड्रॉप करने की स्थिति आ गई थी, तो उस समय वो सही फैसला था। और अभी भी ये तय नहीं कि 2027 वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक कैप्टन बने रह सकते थे या वो हो सकते थे? मुझे लगता है कि जो फैसला था वो उस समय के हिसाब से सही फैसला लिया गया। और बिल्कुल, वैसे भी अभी 2027 का वर्ल्ड कप करीब 1 साल 1 महीने की दूरी पर है, उस हिसाब से एक लंबा वक्त भी हो जाता है। और अगर इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखें तो एक चीज़ तो साफ समझ में आती है कि सिर्फ कप्तानी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई है। और ख़ासतौर पर अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो इस सीरीज़ में हमारी फील्डिंग बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और हमने देखा, एक लिस्ट भी देखी जिसमें सबसे ज़्यादा कैच छोड़ने वाली टीमों की एक लिस्ट थी, जिसमें भारतीय टीम सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। सर, अगर मौजूदा न्यूजीलैंड सीरीज की बात की जाए तो आपको लगता है फील्डिंग सबसे बड़ा कारण नजर आता है हमारी इस परफॉर्मेंस का, कि आज हम 1-1 की बराबरी पर खड़े हैं, या फील्डिंग लगभग ऐसी ही थी? लेकिन मेरे को लग रहा है कि सर गिरावट ज्यादा हुई है, अब पहले से ज्यादा जो फील्डिंग अप्रोच भारतीय टीम का रहता था, अब थोड़ा उसमें कमी आई है, उस अप्रोच में कमी आई है। सर नहीं, मुझे लगता है फील्डिंग तो एक चर्चा का विषय ही है कि कैच छोड़ने से मैच छूटता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे हैं वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप रवींद्र जडेजा पिछले 5 मैच में 5 वनडे में 1 विकेट ले पाए हैं। नीतीश रेड्डी के जैसे ऑलराउंडर को आपको यूज करना पड़ रहा है जो आप विकेट नहीं ले रहे हैं।
कुलदीप यादव के पिछले मैच में 2 कैच छूटे, लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो उतना अच्छा नहीं था। कुलदीप यादव से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 4-5 विकेट ले। प्रसिद्ध कृष्णा 4 बॉल अच्छी खेल फेंकते हैं, 2 बॉल ऐसी फेंकते हैं जिससे पूरे मैच का पासा बदल जाता है या पूरा दबाव जो है वो बिखर जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे बॉलर्स की जरूरत है। आप इस टीम में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को शामिल कर दें, टीम डिफरेंट नजर आएगी। इस टीम से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को हटा देंगे तो टीम डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन चूंकि अभिषेक सर, हार्दिक पांड्या खुद ये मतलब 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद उन्हें वनडे टीम में जगह भी नहीं मिल पा रही है। तो आपको लगता है अरे कि तो आप हार्दिक पांड्या की जगह जो ऑलराउंडर आपने रखा उसने क्या 10 ओवर फेंके हैं? नहीं, उससे भी नहीं नीतीश डलवाएगा। रेड्डी को आपने इसलिए रखा, हार्दिक पांड्या को आपने ये कह के टीम से बाहर किया है या नहीं रखा है कि सीओई ने कहा है कि वो 10 ओवर का स्पेल नहीं कर पाएंगे, तो वो 4 ओवर का स्पेल तो T20 में करके गए हैं जी। 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। नीतीश रेड्डी तो 2 ओवर का स्पेल किए हैं, तो इनकी जगह हार्दिक होते तो 6 ओवर तो फेंकते वो, और 6 ओवर के साथ वो जो रन बनाते वो नीतीश रेड्डी 3 बार खेल के भी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और यही कारण है कि शायद बार बार जो टीम इंडिया बैकफुट पे जा रही है उसका कारण ही यही चयन पर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि सही चयन हो रहा है कि नहीं खिलाड़ियों का। ये चीज़ जिम्मेदारी बार बार खिलाड़ियों की सही उन्हें बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है। यही कुछ कारण है कि बार बार टीम इंडिया को हम बैकफुट पे जाते हुए देख रहे हैं। जहां हम मानते हैं कि टीम इंडिया घर की शेर है, अब वहीं पर हम देख रहे हैं कि वो मतलब विरोधी टीम को इतिहास से छुड़ा रही है। जी, अगर हार्दिक पांड्या को वनडे टीम में इसलिए नहीं रखा गया कि आपको आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको फिट रखना है, तो ये सही फैसला है। लेकिन आप हार्दिक पांड्या को इसलिए नहीं रख रहे हो कि वो 10 ओवर पूरे नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप ये सुनिश्चित करो कि दूसरा जो ऑलराउंडर आ रहा है वो 10 ओवर फेंकने की स्थिति में हो। लेकिन हार्दिक पांड्या उसी टाइम विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। नीतीश रेड्डी ने आज तक किसी भी वनडे में 10 ओवर नहीं फेंके हैं जी। नीतीश रेड्डी ने टेस्ट में कितने ओवर फेंके हैं? नीतीश रेड्डी जिस आईपीएल टीम में खेलते हैं वहां भी उनसे पूरे 4 ओवर नहीं कराए जाते हैं। सही बात है। तो नीतीश रेड्डी को आप रख रहे हो सिर्फ इस बात पे कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर नहीं फेंक पाएंगे। अरे हार्दिक पांड्या के 6 ओवर और नीतीश रेड्डी के 10 ओवर बराबर है। बिल्कुल। और अगर मुझे भी यही चीज थी कि उसी टाइम पर हार्दिक पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस नहीं दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या बल्ले से वहाँ धमाल मचा रहे हैं, तूफानी पारियां खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, और इंडियन टीम यहाँ पर न्यूजीलैंड से जब रन पहले बैटिंग कर रही है तो बिखर रही है, हार रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉइंट बिल्कुल सही है कि जिसको हम मतलब प्लेयर को मंच दे सकते हैं कि आपका यहाँ परफॉर्मेंस काउंट होगा, तो हम वहीं पर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो उन्हें दूर रख रही है और कारण भी सामने नहीं बता रही है। सेम वही केस मोहम्मद शमी का भी। आप मोहम्मद शमी के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें भी बार बार फिटनेस का हवाला दे के बाहर कर रहे हैं। अब उनकी वापसी हम संभव समझें या मान लें कि अब मोहम्मद शमी फिट नहीं है शायद। डोंट कंपेयर मोहम्मद शमी विद हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या फिट है, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या को भी आपने T20 में भी देखा है कि वो किस स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, किस स्पीड से बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को आपने कई महीनों से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा ही नहीं है जी। विजय हजारे ट्रॉफी के जिन मैचों में वो खेल रहे हैं सैयद मुश्ताक में, रणजी में, उनका प्रसारण नहीं हो रहा। तो आप क्या कंपेयर करो कि वो किस, भले ही उन्होंने 4 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, लेकिन जो सूत्रों का कहना है कि वो अभी 125 130 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अभी फिट नहीं है। वो 4 ओवर से ज्यादा का स्पेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको टेस्ट में नहीं लिया गया। और हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी की उम्र में बहुत फर्क है जी। उनकी फिटनेस में, बॉडी स्टाइल में बहुत फर्क है। शमी एक बहुत बड़ी चोट से उभर कर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या फ्यूचर हैं, शमी फ्यूचर नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हार्दिक पांड्या का यूथ
और समी का यूज, ये दोनों थोड़ा सा अलग फैक्टर हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों में कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। एक तो युवा ऑलराउंडर है और एक्स फैक्टर से मैं बोलूंगा टीम का, क्योंकि हार्दिक जिस तरह से अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वहां जो फॉर्म वो दिखा रहे हैं उस हिसाब से वो इस वक्त टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हैं। और वो जब टीम में होंगे तो निश्चित तौर पर टीम का हौसला तो बुलंद होगा ही, वो टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं। शमी की अगर बात की जाए तो शमी एक गेंदबाज हैं जो कि अपने सिनेरियो के हिसाब से, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से गेंदबाजी नहीं करे, और शायद यही वजह है कि चयनकर्ता उन्हें फिलहाल उस हिसाब से सोच भी नहीं रही है टीम के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास हार्दिक पांड्या लेवल का ऑलराउंडर नहीं है तो फिर आप बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को खिला क्यों रहे हैं? बेटर है कि आप और युवा प्लेयर्स को मौका दीजिए। इतनी बड़ी आबादी वाले इस देश में एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स हैं, युवा स्टार्स हैं, उन्हें मौका दीजिए। और ये टीम इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी टीम है जो सारे पूरे देश के लोगों के साथ बनी है, तो ऐसे में क्वालिटी प्लेयर होने चाहिए ना, चुनिंदा प्लेयर्स क्यों हो, एक या दो प्लेयर्स क्यों हो सर? इतना बड़ा पूल है हमारे पास, हम देखते हैं आईपीएल में, हम देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, मेरे ख्याल से लंबी कतार है ऐसे प्लेयर्स की जो कि बल्ले से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और गेंदबाजी से भी कर सकते हैं। क्यों ना उन प्लेयर्स को मौका दिया जाता? हम क्यों ऐसे प्लेयर्स को मौका दे पा रहे हैं कि जो 4 ओवर भी नहीं फेंक पा रहा या फिर बल्ले से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा? क्यों बार बार ऐसे प्लेयर्स को मौका मिल रहा है सर? बिल्कुल, आपने नीतीश रेड्डी को टेस्ट में यूज करके देखा है। पिछले कुछ टेस्ट में जब वो खेले हैं तो उनसे प्रॉपर ओवर भी नहीं कराए गए। तो एक उन्होंने बीजीटी में 100 मारा, उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस उतना ऊपर नहीं गया। तो आप उनकी जगह बाकी लोगों को इस्तेमाल करो। अब वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर बाहर गए तो आप एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढते, आप प्रशांत वीर को खिलाते, आप हर्ष दुबे को खिलाते, आप कोई नया ऑलराउंडर लेके आते। अगर आप ये कह रहे हो कि इस न्यूजीलैंड सीरीज का उतना मतलब नहीं है क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप होना आगे बढ़े, तो इस T20 इस न्यूजीलैंड की सीरीज को आप कम से कम एक ऑलराउंडर को ढूंढने में लगाते। आप जो है रिंकू सिंह को खिलाओ। रिंकू सिंह कम से कम हार्दिक पांड्या के तरीके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जो आपके पास एक फिनिशर की जरूरत होती है। आपके पास इस वनडे टीम में फिनिशर ही नहीं है, तो कम से कम रिंकू फिनिशर का काम करते। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर नीतीश रेड्डी ने 2 ओवर फेंके पिछले मैच में तो रिंकू सिंह 4 ओवर आराम से फेंक सकते थे। ये बात आपने सही कही सर। और ये भी मतलब यही बार बार जो चयन पे सवाल उठते हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि जो रिंकू सिंह की आपने बात करी, अगर वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट देखा जाए तो वो आयुष बडोनी को लिया गया है टीम में। ये क्यों, ऐसा क्यों, किस आधार पे आयुष बडोनी का सिलेक्शन हुआ? अब आयुष बडोनी में पता नहीं कौन से लाल लगे हैं जो दिखाए दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आयुष बडोनी अभी भारतीय टीम के स्तर के लिए तैयार हैं। आईपीएल में भी उनका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी में अप एंड डाउन रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अप एंड डाउन रहा है। ये ठीक है कि ऐसा कहा जाता है दिल्ली के क्रिकेट में कि आयुष बडोनी गौतम गंभीर की खोज है, और गौतम गंभीर जब लखनऊ सुपर जायंट्स में वो मेंटर थे तो आयुष बडोनी को दिल्ली लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा भी था और वो वहां पे थे। तो हो सकता है कि उनमें कोई विशेष टैलेंट दिखाई दे रहा हो। क्या आप भी भारतीय टीम में फेवरेटिज्म देख रहे हैं सिलेक्शन के मामले में? आपको लगता है कि फेवरेटिज्म खुलकर हो रहा है? इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ फेवरेटिज्म नहीं होता। आपको कोई के ग्रुप एडिटर बने और आपको कोई स्पोर्ट्स एडिटर चुनना होगा तो शायद पहली कॉल आप मुझे ही करेंगे। बिल्कुल। और ये एक छोटी सी लाइन से सारी चीज समझाने की कोशिश कर दिया सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय की भी कमी है और उसी हिसाब से देखा जाए तो लगभग हमारी जो डिस्कशन थी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची है कि फेवरेटिज्म तो निश्चित तौर पर हो ही रहा है और ज़रूरत है कि क्योंकि ये भारत की टीम है, यानी देश की टीम है, इसमें फेवरेटिज्म ना हो। इसमें जो है परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्लेयर्स का चयन हो, क्योंकि जब हम दूसरे देश के खिलाफ खेलते हैं तो देश का सम्मान दांव पर लगा होता है और उससे किसी भी हाल में हम गवा नहीं सकते। तो ऐसे में
उसे बचाने की जिम्मेदारी उन प्लेयर्स पर है जो परफॉर्मेंस करें और परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपका चयन हो। उसी हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो लगातार घर पे जो हार मिल रही है उससे दिल तो दुखता ही है इंडियन फैंस का और हमारा भी, क्योंकि हम दिल से तो यही समझते हैं कि अगर आप भारत में खेल रहे हैं तो टीम इंडिया जीतनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तीसरे मुकाबले में वापसी करेंगे और सीरीज जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर क्रिकेट कीड़ा में आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे किसी और डिस्कशन पर, किसी और मुद्दे पर। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसा टॉपिक हो जिस पर हम बात करें तो आप जो है कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं, उसके आधार से हम उसी पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।